हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 60 के दशक में दलित आत्मकथाओं का आना साहित्य में किसी जलजले से कम नहीं था। पहले ये तूफान महाराष्ट्र में आया, फिर हिंदी साहित्य में भी इसे आना ही था। साहित्य में इसे हम परिवर्तन का क्रांतिकारी दौर भी कह सकते हैं। सामाजिक बदलाव की इस धारा का किसी ने समर्थन किया तो किसी ने विरोध, कहीं सहमति भी तो कहीं असहमति भी हुई। दलित साहित्य में सब कुछ यथार्थ था। सुंदर ढंग से बुनाई करने का दलित साहित्यकारों को वक्त ही कहाँ मिला। दलित साहित्य के जीवन से रिश्ते रहे, आंदोलन उनकी ऊर्जा रही। मेरी राय में यह जीवन उनका अपना है, उसे उन्होंने अपनी मर्जी से जीने की शुरुआत की। आखिर कब तक वे हिंदू धर्म की परंपराओं तथा प्रथाओं को ओढ़ते बिछाते रहते? कब तक वे सामंतों पुरोहितों के सामने याचक बन खड़े रहते? देर से ही सही, उन्होंने अपने फैसले स्वयं लिए। दोस्तों, इस तरह दलित आत्मकथाओं में शिद्दत के साथ संघर्ष रेखांकित हुआ। उनके दुख दर्द के साथ पीड़ा के स्वर उभरे। सच कहा जाए तो इन आत्मकथाओं में सामाजिक चेतनाएं जगाई। हिंदी दलित साहित्य में 90 के दशक में पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे आई। हालांकि उससे पूर्व मैं भंगी हूं भी आई, लेकिन स्वयं भगवान दास जी इसे अपनी आत्मकथा नहीं मानते। वे इसे पूरी जाति की आत्मकथा मानते हैं। ललिता कौशल ने इससे परिवर्तन की प्रेरणा की संभाग कहा है। बाद के दौर में झूठन, तिरस्कृत और दोहरा अभिशाप आत्मकथाएं प्रकाशित हुई, जो अपनी अपनी तरह से दलित साहित्य के इतिहास में दर्ज हुई। किसी हिंदी भाषी दलित महिला की, यानी ये दलित महिला थी वो कौशल्या बेसंत्री, दोहरा उनकी लिखी हुई दोहरा अभिशाप पहली आत्मकथा थी। उसके बाद महिलाओं ने भी लिखना शुरू किया। दोस्तों, मराठी में दलित आत्मकथाओं की संख्या लगभग 200 है। हिंदी तथा अन्य भाषाओं में भी तेजी के साथ आत्मकथाएं लिखी जा रही हैं। आत्मकथा दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। दोस्तों, जब भी आप दलित आत्मकथा पढ़ेंगे तो पढ़ते हुए मजे लेना नहीं, बल्कि गंभीरता से दलितों के विषमतापूर्ण जीवन और उनकी त्रासदियों में डूब उतरना चाहिए। आत्मकथाएं लिखते हुए दलित लेखकों का गरम सलाखे छूने जैसा अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आत्मकथाओं में इतिहास के साथ उनकी स्मृतियां भी उतरती हैं। पीड़ा और आक्रोश उभरता है और उतरती हैं उनके तल्ख जीवन की सच्चाइयां, जिनमें उनके लिए बेचैनी का सबब होता है। दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन्हीं दलित आत्मकथाओं में लेखकों ने दलितों के विषय में जो सच्चाई समाज के सामने रखी है उसी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय दलित आत्मकथाओं की अंतर्व्यथा। समाज के किसी भी वर्ग का आंकलन करने और उससे जुड़ी हुई सही समझ विकसित करने हेतु संबद्ध वर्ग के विभिन्न पक्षों को बहुत गहराई और बारीकी से पढ़ना जरूरी होता है। वर्ग विशिष्ट से जुड़े रचनाकारों का सृजनात्मक साहित्य भी इसमें प्रमुख रूप से सहायक साबित होता है। एक लंबा संघर्षमय जीवन जीने वाले, उच्च शिक्षा में व्याख्याता रह चुकी दलित लेखिका सुशीला टाकभौरे ने अपनी मुफलिसी का वर्णन इस तरह से किया है कि घर के सभी कपड़े धोने के धोबी चाप साबुन से नहाते थे। कभी कभी कपड़े धोने का साबुन भी नहीं रहता था तो माँ कास्टिक सोडे के सफेद पाउडर को ठंडे पानी में डालकर ठंडा करती और फिर उससे हमारे बाल धोती थी। उसी सोडे के पानी से हमारे हाथ पैर साफ कर देती थी। अभी जब मेरी बेटियां नहाने के लिए नए नए महंगे सुगंधित साबुन की मांग करती हैं और विज्ञापन देखकर नए नए शैम्पू मंगवाती हैं, तब मुझे मेरी माँ याद आती है और माँ का नहलाना। दोस्तों, जीवन काल में दुख के पल कोई भी नहीं भूल सकता। अब एक दूसरा मैं आपको बता रही हूँ, सुनिए आप इसको भी। कितना दर्द था उनकी जिंदगी में, कितना दर्द कि सुनकर भी पढ़कर भी रोंगटे खड़े हो जाए। घर के नजदीक ही एक गधी को बच्चा हुआ था। माँ मुझे उसका दूध निकाल कर पिला देती थी, परंतु ऐसा हर रोज नहीं होता था। हमारे मोहल्ले में उसी समय कुछ और महिलाओं ने भी बच्चों को जन्म दिया। उनमें उनसे मेरा भूख से बिलखना नहीं देखा जाता था और वे अपने बच्चे के साथ साथ मुझे भी दूध पिलाती थी।
इस प्रकार मैं कई माताओं का दूध पीकर जीवित रहा। गरीबी की वजह से दूध खरीदने की हैसियत नहीं होने के कारण माँ मुझे काम पर जाने से पहले अफीम देकर सुला देती थी और मैं घंटों सोया रहता था। कितना दर्द है लेखक के इस बचपन की बातों में। अब देखिए, जो छुआछूत की बातें हैं उनके लिए देखिए, अस्पृश्य लड़कों को स्कूल के अंदर घुसने की मनाही थी, यानी कि जिन्हें जाति विभाजन के आधार पर लोग छोटी जाति के लोग कहते हैं। स्कूल से एक फलांग की दूरी पर सवर्ण बच्चों के लिए पानी का कुआं था, लेकिन अछूतों को बहुत दूर पानी पीने जाना पड़ता था, और जो वो अछूतों का कुआं था वह स्कूल से काफी दूर था। दोस्तों, तुलसी रामायण में भी अस्पृश्य जातियों एवं स्त्रियों के विषय में भरपूर अनादर व संकुचित मनोवृत्ति का प्रदर्शन करते हुए नारी को नरक का द्वार एवं मोक्ष में बाधा जैसी कटुतापूर्ण बातें लिखी हुई हैं। ये शब्द डॉक्टर N.M. निमगेड़ के हैं, जो देश में प्रथम दलित वैज्ञानिक बने। लेखक मोहनदास नेमिशराय ने लिखा कि है कि पुलिस चौकी, पीर और मंदिर, इन तीनों का ही हमारे दलित जीवन में बड़ा दखल था। कोई दिन शायद ऐसा जाता होगा जब जाटव गेट पुलिस चौकी के रोजनामचे में कोई रिपोर्ट दर्ज ना होती होगी, या मजार पर कोई माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए बताशों के साथ कपड़े का टुकड़ा ना चढ़ाती होगी, या फिर मंदिर के सामने से आते जाते बस्ती में रहने वाला किसी का बाप, किसी का चाचा, किसी का भाई अपनों की रक्षा के लिए मूर्तियों के सामने खड़ा होकर प्रार्थना ना करता होगा। बस्ती के लोग लुगाई इन तीनों की मेहरबानियों को अच्छी तरह से महसूस करते थे। यहाँ दलित वर्ग में बहुत गहरे तक पैठ बना चुके धर्म और अंधविश्वास का असर आपको साफ रूप से दिखाई देगा। यहाँ यह सच भी है, आज भी कमोबेश हालात ऐसे ही मिलेंगे। आप किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवेश में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहां आज भी इन सब बातों की बहुत मान्यता है। उनको मानते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि पीर मजार भगवान के आगे पहनने को कपड़ा नहीं है, लेकिन भगवान के आगे चढ़ाने को प्रसाद के रूप में कपड़ा, जो भी उनकी इच्छा होती है, श्रद्धा होती है, वे चढ़ाते हैं और सोचते हैं कि शायद अब भगवान हमारी सुन लेगा। सामाजिक परिवेश में एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण भारत का है। अधिकांश दलित आत्मकथाएं ग्रामीण परिवेश से ही जुड़ी रही हैं, और जो गांवों का सच है वह ज्यादा कड़वा और झकझोरने वाला है। झूठन जैसी आत्मकथा का विवरण बहुत दुख भरा और कटु है। दोस्तों सुनिए, मैं 2 लाइनें पढ़ रही हूँ, उसको सुनने से ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घर घर से जूठन इकट्ठा करना, बारात में मिली पूरी के टुकड़ों को सुखाकर बरसात के दिनों में काम में लाना, ये सारी स्मृतियां लेखक के मन के भीतर कांटे बन उग आती हैं। लेखक जब सोचता होगा इन बातों के बारे में कि बचपन कैसा था, बारात में जाते थे, वहां बची कुची जो पूरियां मिलती थी उन्हें घर लाते थे, उसको सुखा कर रख देते थे। क्यों? क्योंकि बारिश में खाना कहाँ से आएगा, और फिर उन्हीं पूरियों को लेखक अपने बचपन में अपने परिवार के साथ खाते थे। भूख से निरंतर लड़ते इस समाज के प्रति कितनी असंवेदनशील रूप से अमानवीय व्यवहार और बर्बरता बढ़ती जाती रही। और ये एक लंबा दौर था वो अम्बेडकर फूले से पहले। इस विषय में बिल्कुल चुप रहा, समाज में किसी ने इनके लिए आवाज नहीं उठाई। जितनी बेबाकी से ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है, दलित लेखन की परंपरा बाद की पीढ़ी में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, मेरी पत्नी और भेड़िया अब तक की प्रकाशित आत्मकथाओं में सबसे अधिक पृष्ठ वाली पुस्तक है, लेकिन सबसे अधिक पृष्ठ वाली पुस्तक होते हुए भी इस पर सबसे कम नोटिस किया गया। क्यों? क्योंकि यह पहली आत्मकथा है जिस पर लगभग सभी महिलाओं ने आपत्ति जताई, आक्रोश प्रकट किए। समर्थन करना तो दूर की बात रही, इसे किसी ने ध्यान से पढ़ा भी नहीं, इसे किसी ने इसके बारे में चर्चा भी नहीं की। क्यों? क्योंकि इस आत्मकथा में डॉक्टर धर्मवीर ने दलित महिलाओं की अस्मिता को तार तार किया हुआ है। उनके अनुसार दलित महिलाओं की इज्जत कुछ भी नहीं है। हिंदी में अन्य 3 आत्मकथाएं माता प्रसाद जी की झोपड़ी में राजभवन, डॉक्टर D.R. जाटव की मेरा सफर मेरी मंजिल, और श्यामलाल जेदिया की एक भंगी उपकुलपति की आत्मकथा, और तुलसीदास की मूर्धहिया आई।
इन चारों आत्मकथाओं में जहां हमें दलित उत्पीड़न की विभिन्न परिस्थितियां मिलती हैं, वहीं हमें संजीदगी का एहसास भी होता है। मराठी दलित साहित्यकार दादा साहब मोरे की आत्मकथा डेरा डंगर अधिकांश आत्मकथाओं से इस अर्थ में अलग है कि इसमें नायक गौण है और उसका परिवेश, उसकी परिस्थितियां प्रधान है। मतलब नायक के विषय में इतनी चर्चा नहीं की गई जितनी जो इस परिस्थिति में वह अपना जीवन बिता रहा है, उसके पीछे क्या सामाजिक कारण है, इन सब बातों पर चर्चा की गई है। इसमें नायक को केंद्र में स्थापित करने के बजाय उस व्यवस्था को केंद्र में रखा गया है जिसमें नायक के संपूर्ण समाज के लोग पीड़ित, यातनामय और नरकीय जीवन जी रहे हैं। चर्चित दलित लेखक रूप नारायण सोनकर ने नागफनी शीर्षक से आत्मकथा लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आत्मकथा को पढ़ते हुए एक अजीब सी बेचैनी होती है। आत्मकथाकार ने जातिवाद के दंश को स्वयं झेला है और यही कारण है कि लेखक समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। सामंत शाह और ब्राह्मणवाद का खात्मा ही लेखक का अभिष्ट है। जब तक समाज में ऊंच नीच, गैर बराबरी, अस्पृश्यता का भाव विद्यमान है, तब तक सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे की चर्चा बेमानी है। एक सुनिए, एक मैं आपको किसी आत्मकथा का एक पैराग्राफ पढ़कर सुना रही हूँ। पहले मेरे घर के सामने चौड़ा बटोहा था, फिर चबूतरा बना देने से वह संकरा हो गया था। बैलगाड़ी निकल जाती थी। सामने कोरी का मकान था, उसके बगल में एक धानुक का मकान था। उनके बच्चे धूल में सने बटहे की मिट्टी में खेलते रहते थे। शायद उनका एक ही लड़का था और वह भी बहुत आलसी था, मेहनत से घबराता था, इसलिए उसकी पत्नी काम पर जाती थी। उसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार था, उनकी लड़की की शादी हो गई थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद वो अपने घर वापस आ गई थी और वह लड़की जब घर से निकलती कुछ ना कुछ बोलती जाती। कोई भी अस्पृश्य बच्चा उसे छू जाए तो उसे डर होता था कि कहीं वह खुद ही अस्पृश्य ना हो जाए। यदि यहाँ तक कि रास्ते में गिरे किसी अछूत की बाल्टी के पानी पर यदि उसका पैर पड़ जाता या वह किसी अस्पृश्य बच्चे को छू जाती तो उसे घर जाके वह स्नान किया करती थी। और कई बार दिन में जितनी बार ऐसा होता था उतनी बार वह ऐसा ही करती थी, बार बार स्नान करती थी। दोस्तों, दलित आत्मकथाओं का एक बड़ा सच उनके देहात को समझे बगैर जाना नहीं जा सकता। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा का प्रथम भाग मुर्दिया उस स्थान का नाम है जहां मुर्दे दफनाए और जलाए जाते थे। वहां जानवरों को भी जलाया जाता था या उनकी खाल निकाली जाती थी। वैसे ही उनकी आत्मकथा का दूसरा भाग है मणिकर्णिका। दोस्तों, मणिकर्णिका बनारस का वह घाट है जहां शवों का अंतिम संस्कार होता है। इस तरह मृत्यु और करुणा आत्मकथा के दोनों भागों का आधार है। वास्तव में जीवन की भयावह विषमताएं और संघर्ष हर क्षण मृत्यु की ही तो अनुभूति कराते हैं। जिस प्रकार मुर्दिया में दलितों के जीवन की सदियों से अव्यक्त त्रासदियां, उत्पीड़न व भेदभावपूर्ण स्थितियां उजागर हुई हैं, उसी प्रकार इसकी रचना प्रक्रिया में भी कई ऐसे नए शब्द सामने आए हैं जो सामान्य भाषिक प्रयोग में अनजाने से हैं। संघर्ष और वह भी मृत्यु जैसा भयावह दृश्य पैदा करने वाला संघर्ष। आत्मकथाओं के दोनों भागों में विस्तार से आए वर्णन हमें क्षेत्र के निवासियों के पीड़ादायक जीवन को समझने में मदद करता है। दलित में स्थित दलित बस्तियों के सच को दलित आत्मकथा में स्थित दलित बस्तियों के सच को एक और किस्से से समझते हैं। बस्ती के पुराने कुएं में पानी निकालते हुए एक औरत उसमें फिसलकर गिर गई, लेकिन जब तक लोग उसे बाहर निकालते वह मर चुकी थी और फिर उसकी लाश को मुर्दिया पर दफना दिया गया। अब गांव के लोग आप जानते हैं कि कितने ज्यादा अंधविश्वासी होते हैं और वो भूत भूतनियों की बातों पे, चुड़ैल की बातों में कितना विश्वास करते हैं। तो पहले ही घोर अंधविश्वासों तथा भूत भूतनियों के आतंक से पीड़ित उस दलित बस्ती में कुएं में गिरकर मरी हुई इस नई चुड़ैल का भय भी बुरी तरह से छाने लगा। अब लोगों ने क्या करा, उस कुएं का पानी पीना बंद कर दिया और शाम होते ही वहां से कोई निकलता ही नहीं था और लोग कहते थे कि कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आ रही है। इस तरह के एक नहीं दर्जनों किस्से दलित आत्मकथाओं में आपको आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगे।
देहात में भिन्न भिन्न जातियों और गोत्रों के लोग का भी अपना अलग ही संसार है। उत्तर प्रदेश में चमार, रविदास, जायसवाल, करील, घसिया, जाटव, धोरे, अहरवाद, गलिया, रैदासी, सखवार आदि एक जाति परिवार की विभिन्न शाखाएं थी। उनके व्यवसाय कहीं एक जैसे थे तो कहीं अलग अलग थे। इनमें से कुछ ने अपने को क्षत्रिय वंश से जोड़कर अपने नाम के आगे सिंह लगाना शुरू कर दिया और कुछ अपने नाम के आगे पिप्पल, कदम, कैन, खेम, नीम और पिपरिया लिखने लगे। ऐसा किस लिए किया उन्होंने? क्योंकि ग्रामीण भारत को लेकर हमारे मन में कई तरह की छवियां स्थित है। आज भी गांवों में उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों को और जो रईस लोग हैं वो गरीबों को और कमजोरों को उनके नाम के बजाय जाति का नाम लेकर, जैसे चूड़े या चमार के अथवा उनके पिता का नाम लेकर फलाना या ढिकाने के अथवा किसी बिगड़े नाम से पुकारने की परंपरा आज भी गांवों में आपको अधिकतर गांवों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, पंजाबी में देखें तो बलबीर माघोपुरी की आत्मकथा जीवन अनुभवों का अद्भुत साहित्यिक रूपांतर है। यहाँ लेखक से अधिक स्थितियां बोलती हैं। ये स्थितियां सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक और वैचारिक भी हैं। पंजाबी की पहली दलित आत्मकथा होने का गौरव तो इस कृति को प्राप्त है। इस कृति में समस्याएं साहित्य की शक्ल में दलित शर्तों को पूरा करती हैं। इसका लेखक परिवर्तनकारी विचारों या कहें बदलाव की इच्छा शक्ति के साथ सामाजिक राजनीतिक चिंतन की आंदोलनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहा है। दोस्तों, भारतीय समाज व्यवस्था को जितना गहरे में समझने का प्रयास करते हैं, यह नित्य नया ज्ञान और अनुभव देती जाती है। हिंदी भाषा में छपी दलित आत्मकथाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत की कुछ समझ विकसित जरूर हुई है, मगर अभी भी देहाती संस्कृति के कई पक्ष ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, बिल्कुल अनछुए हैं। भारत में बहुत गांव हैं और हर गांव की, छोटे छोटे गांव की अपनी अपनी परंपराएं हैं और बहुत सालों से, पीढ़ियों से वो परंपराएं चली आ रही हैं। उनको कोई भी बदलने को तैयार ही नहीं है। कुछ गांव बहुत ही ज्यादा अंधविश्वास के शिकार हैं। वहां आज भी पुरानी मान्यताओं को पूरा जोर दिया जाता है। यह भी सत्य है कि शोषक शोषित के बीच वाले समीकरण से अलग भी इस श्लोक में कई जरूरी रंग बिखरे हुए हैं, जिन पर काम करते हुए संतुलित समझ विकसित करने हेतु विवरण जुटाने होंगे। दोस्तों, आज भी गांवों में सब कुछ नष्ट नहीं हो गया है। हाँ, गांवों में दलितों की स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है जितनी की हमें बताई जाती है, या हम सोचते हैं कि शायद अब पहले वाले हाल नहीं रहे। क्योंकि आज का जो समाज है इसमें दलितों को हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन ऐसा गांव, बहुत कम गांव में आपको देखने को मिलेगा। शहरों में तो फिर भी इस खाई को पाट लिया गया है, लेकिन गांवों में अभी भी यह खाई बहुत गहरी है और उसे पाटना बहुत मुश्किल है। कई गांवों में आज भी दलितों को बिल्कुल एकदम नीच, निम्न और अलग ही श्रेणी में रखा जाता है। आज भी उनसे छू जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, हम अछूत हो गए। ऐसा होना नहीं चाहिए। किस लिए जाति के आधार पर हम किसी को अपने से अलग समझ सकते हैं? सभी लोग एक जैसे हैं, सभी के अंदर एक ही खून है। फिर क्यों कोई दलित है, क्यों कोई ऊंची जाति का है? नहीं, ये गलत है। जिसने भी जाति को बोला, जाति बनाई है, जातियां नहीं होनी चाहिए। सभी लोग एक ही तरह के हैं, सभी लोगों को एक ही तरह का मानते हुए उनके साथ हमें बराबर की दृष्टि से उन्हें सबको देखना होगा। दोस्तों, हिंदी भाषा के इस आज के अध्याय में हमने जाना कि दलित आत्मकथाओं में लेखकों ने दलितों की समस्या को, उनकी स्थिति को कैसे उजागर किया है। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में चर्चा करते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।